नमस्कार साथियों, हम आपके पास एक बार फिर उपस्थित हुए हैं, आपकी इंश्योरेंस वीडियो सीरीज़ की नई कड़ी लेके। आज का टॉपिक कुछ अलग है। प्रायः ये होता है कि जब आदमी इंश्योरेंस खास के वाहन बीमा के क्षेत्र में शुरू करता है, तो कितना भी ट्रेनिंग क्यों ना किया हो, कुछ न कुछ चीज़ें उससे मिस हो जाती हैं। कुछ डाटा लेना वो भूल जाता है या कुछ ज़रूरी बात थी जो उसे पूछ लेनी चाहिए थी, उसने पूछी नहीं या कुछ ऐसा जो टाइम टेकन भी होता है और अगर हम उसको न जाने तो हमारा इंश्योरेंस प्रभावित भी हो जाता है। कभी-कभी कुछ केसेज़ में हमारी थोड़ी-सी लापरवाही के कारण इंश्योरेंस हमारा उसका बीमा नहीं मिलता है, क्लेम नहीं मिलता है। तो ये सब कमियाँ हमसे ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें उन जो छोटी-छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें कहीं लिख लेना चाहिए। जिससे जब हम किसी का डाटा ले रहे हों, किसी वाहन स्वामी के गाड़ी का बीमा करने जा रहे हों, तो हमें उससे कौन-कौन सी बातें पूछ लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आइए अपनी वीडियो इस टॉपिक पे हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक चार्ट बना रखा है। आइए देखते हैं वो चार्ट कहाँ पर है। हमने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट है वाहन का बीमा विवरण आरसी के अनुसार हमें कुछ डाटा लेना है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी हम वाहन बीमा करने जाते हैं तो हमारे लिए 2 पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक हो गई गाड़ी की आरसी और एक हो गया गाड़ी का पिछला इंश्योरेंस। क्योंकि इन 2 चीज़ों से हमें बहुत सा ऐसा डाटा मिल जाता है जो हमको उसके रिन्यूअल करने के लिए ज़रूरी होता है। बिना उसके हम सही बीमा नहीं कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया वाहन का विवरण आरसी के अनुसार, ठीक? अब हम यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, किस डेट में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वाहन की पंजीयन संख्या, उसका नंबर क्या है? वाहन की पंजीयन तिथि, हम ये दे लिख लेंगे और वाहन का पंजीयन वैधता तिथि क्या है? ये लिखना ज़रूरी है और ये तीनों चीज़ें आपको आरसी में ही मिलेंगी। अगर कोई व्यक्ति खाली इंश्योरेंस देके जाता है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब आप पूछेंगे कि वाहन की ये जो पंजीयन वैधता तिथि है, ये जानना क्यों ज़रूरी है? इसे इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी का जो पंजीयन होता है, वो 15 साल के लिए होता है। आप उसपे देखेंगे तो वैलिड अप टू आप उसको ति तिथि पड़ी रहती है, वो 15 साल की होती है। अगर कोई भाई साहब आए हैं, हमसे बीमा कराने आए हैं और उनकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो पहली चीज़ तो पोर्टल हमें इंश्योरेंस करने ही नहीं देगा और अगर करने देता है तो हमसे एक वो एप्लीकेशन लेता है कि मैं इसको 30 दिन के अंदर में अपनी गाड़ी का रिन्यूअल करवा लूँगा, तभी हम कर सकते हैं। और अगर हमने तो करके दे दिया, अगर उस वाहन मालिक ने किसी कारणवश अपनी गाड़ी का रिन्यूअल नहीं कराया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस दशा में उसका जो क्लेम है वो शून्य घोषित हो जाएगा। उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बीमा कंपनी तो वो आधार ढूँढती ही हैं कि उनको क्लेम ना देना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा आधार होता है क्लेम को कैंसल करने का कि जो आपकी पंजीयन वैधता तिथि है वो आपने रिन्यू नहीं कराई थी। तो भाइयों इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एज़ ए एजेंट होने के नाते ये हमारी जान ज़रूरी है कि हम सामने वाले वाहन स्वामी को इस चीज़ से अवगत करा दें। पहला पॉइंट अब आते हैं, वाहन स्वामी का नाम आरसी के अनुसार। आप देख रहे हैं। अब क्या है कि जो उसका नाम आरसी में है वही हमें लिखना है। वो आधार क्या देता है, वोटर क्या देता है, पैन क्या देता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें उसकी जो आरसी में उसका नाम है, वही वाहन स्वामी है, वही हमें लिखना है। दैट्स क्लियर? ओके, स्पेलिंग भी हमें वही लेनी है।
वो उनका काम है कि अपनी जाएँ आरसी अपडेट कराएँ, हमारा काम नहीं है। हमसे गलती नहीं होगी बस। जो आरसी में है वो हमें लिखना है। नंबर 2, वाहन स्वामी का पता। आरसी के अनुसार कि जो भी वाहन स्वामी का पता है, उसे आरसी के अनुसार ही आपको लिखना है। सामने वाला क्या बताता है, क्या नहीं बताता है, ये इसका आपको ध्यान नहीं देना है। आरसी में जो है बस हमें वही लेना है। क्लियर? नंबर 3, वाहन का प्रकार। अब वाहन 2 पहिया है कि 4 पहिया है, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो 2 पहिया है कि 4 पहिया है। जो है उसे टिक कर दीजिए, जो नहीं है उसे काट दीजिए। नंबर 4, वाहन का पंजीयन प्रकार, वो प्राइवेट है कि कॉमर्शियल है। प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि आप उसे अपने व्यक्तिगत यूज में ले रहे हैं, आप भाड़े पे नहीं चला रहे हैं। और कॉमर्शियल का ये मतलब हो गया कि उस गाड़ी को आप व्यक्तिगत में नहीं लेते हैं, उसको भाड़े पे चलाते हैं। जैसे कि ओला की टैक्सियां जो होती हैं, जो हमारा ट्रक होता है, जो हमारी बसें होती हैं, ये सब आप कॉमर्शियल होती हैं। अच्छा, कॉमर्शियल पहचानने का एक तरीका और भी होता है कि उन पे जो नंबर प्लेट होती है, वो पीले रंग की होती है। प्राइवेट पे किस कलर की होती है? सफेद। जी, सफेद कलर की होती है प्राइवेट पे, और कॉमर्शियल पे पीले कलर की होती है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने प्राइवेट यूज के लिए भी सब चीजें निकलवाते हैं, तो वो व्यक्तिगत यूज के लिए हो गई, उस पे हम उसको प्राइवेट कहेंगे। ठीक है? अच्छा, जैसे कुछ संस्थाएं हैं, वो अपने लिए प्राइवेट बसें निकलवाती हैं, जिनके यहाँ बहुत कर्मचारी काम करते हैं, तो वो अपने कर्मचारियों को ढोने के लिए बस निकलवाए हैं और भाड़े पे नहीं चलवाते, तो वो प्राइवेट बस हो गई। समझे आप? क्लियर? इसके बारे में मैं कभी और भी चर्चा कर लूंगा, अभी यहाँ के लिए थोड़ा ही रखते हैं। अच्छा, वाहन की वर्तमान आईडीवी। नंबर 5 आप देख रहे हैं। अब क्या है कि आईडीवी क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ इसको डिस्कस नहीं करने वाला। अब आप ये चीज उसकी आरसी में तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये चीज थोड़ी गलती है, ये मिलेगी उसकी पॉलिसी में मिलेगी। तो ये चीज हमें पॉलिसी में देखनी है कि उसकी आईडीवी क्या लगी है। इस मतलब जो पॉलिसी आज की डेट में उसे चल रही है या खत्म हो चुकी है, उसमें आईडीवी क्या थी, वो हमको यहाँ पे लिखना है। वाहन का मॉडल कौन सा है, मारुति की है, स्विफ्ट डिजायर है, बेलेनो है, पुंछ है, क्या है, कौन सा मॉडल है, किसने उसे बनाया है, टाटा ने बनाया है, हिंदुजा ग्रुप ने बनाया है, महिंद्रा ने बनाया है, किसने उसको बनाया है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वाहन में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, पेट्रोल खाली इस्तेमाल होता है कि खाली डीजल इस्तेमाल होता है, कि पेट्रोल और सीएनजी इस्तेमाल होता है और पेट्रोल और एलपीजी इस्तेमाल होता है। जो इस्तेमाल होता हो उसे टिक कर दें, शेष को काट दें। चार्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं नए आदमी के लिए। नंबर 10 हम देखते हैं। नंबर 10 क्या कहता है कि वाहन के जो इंजन की है वो क्षमता क्या है। क्षमता क्या है मतलब वो चीज आपको उसकी आरसी से मिल जाएगी कि क्या सीसी का इंजन लगा हुआ है। ये बहुत ही जरूरी मैटर है। इसमें गड़बड़ अगर हो गई तो पूरी पॉलिसी आपकी निरस्त हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्तमान में पॉलिसी का विवरण। अब आते हैं पॉलिसी के विवरण पे आते हैं कि भैया पैकेज पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी है। अब ये पैकेज पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, पुराने वीडियो में है, वहां जाके देखिए। अब क्या है कि 11 नंबर पॉइंट है, वाहन की पॉलिसी समाप्त होने की तिथि। अब तिथि आप देख लीजिए कि किस डेट में पॉलिसी खत्म हो रही है। यहाँ पे 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि वाहन की पॉलिसी समाप्त, देखिए लिखा है ना, वाहन की पॉलिसी समाप्त होने के बाद भी आगामी अधिकतम 90 दिनों के अंदर पॉलिसी पुनः प्रारंभ करने पर एनसीवी प्राप्त की जा सकती है। कि अगर ये जो वाहन की, अगर मान लीजिए कि आज की डेट में मेरी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया और मेरी एनसीवी 50% थी, तो जब मैं कल कराने आऊंगा तो मुझे एनसीवी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये उसी का नियम है कि आपकी पॉलिसी खत्म होने के 90 दिनों के अंदर में अगर आप पॉलिसी रिन्यू करा लेते हैं तो आपको एनसीवी का लाभ मिलेगा। 91 दिन हो गया तो नहीं मिलेगा, तो हमें नहीं लेना चाहिए।
क्लियर? नंबर 12 पे हम बात करते हैं वर्तमान पॉलिसी पे क्लेम की स्थिति। आपने जो पॉलिसी आप लेके आए हैं या जो पॉलिसी खत्म हो चुकी है, उस पे क्लेम था कि नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्लेम लिया है, तो आपकी एनसीबी कितनी भी रही हो, वो नेक्स्ट पॉलिसी में जब हम रिन्यू करने लगेंगे, तो एनसीबी हम 0 मानेंगे। क्लेम लिया तो एनसीबी 0 हुई। एकदम क्लियर बात है भाई साहब। नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट आप समझते हैं कि वाहन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से क्रय किया गया है। देखिए 13 नंबर पॉइंट, वाहन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से क्रय किया गया है, हाँ या ना? अब इसमें नियम नंबर सी लगा हुआ है। नियम नंबर सी क्या कहता है कि जो एनसीबी होती है ना, वो व्यक्तिगत होती है। वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है या गाड़ी की नहीं होती, व्यक्ति विशेष की होती है वो। तो अब क्या हुआ कि मैं गाड़ी चलाता था तो मैं बहुत अच्छे से चलाता था, तो मैंने तो कभी गाड़ी लड़ाई नहीं। एनसीबी मिलती ही इसीलिए है कि आपने क्लेम नहीं लिया, नो क्लेम बोनस जिसे कहते हैं। अब मैंने इसे उठा के आपको बेच दी। अब आप कैसे ड्राइवर हो, कैसे चलाते हो, कैसे नहीं चलाते हो, ये तो आपके चलवई पे निर्भर करेगा ना कि कितने अच्छे ड्राइवर हो। तो मेरी जो 50% एनसीवी थी वो आपको नहीं मिलेगी जब आप मेरी गाड़ी खरीदोगे। आपको 0 से ही शुरू करना होगा। आप यानी कि आपने मेरी गाड़ी खरीदी तो मेरी एनसीवी क्या थी ये माने नहीं रखता। अब आपकी एनसीवी 0 हो गई। अब 0 से शुरू करनी है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट आपका 14 नंबर पॉइंट कि वर्तमान पॉलिसी में उपलब्ध राइडर, कि आप जो पॉलिसी लेके आए हैं इसमें राइडर क्या क्या थे। अब राइडर क्या होता है ये मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए, मैं यहां नहीं बताऊंगा। ओके, बुरा मत मानिएगा क्योंकि बहुत बताने लगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब यहां पे हम देखेंगे जैसे एक राइडर हो गया निल डिप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल, इंजन प्रोटेक्टर, रोड साइड असिस्टेंट जिसे आरएसए कहते हैं, रिटर्न टू इनवाइस जिसे आरटीआई कहते हैं, की लॉक प्रोटेक्शन, पर्सनल बिलोंगिंग, टायर प्रोटेक्शन, पीए कवर, ड्राइवर कवर, इस तरह के तमाम राइडर होते हैं। ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण लिखे जो हमारे क्षेत्र में चलते हैं। तो ये जो राइडर हैं इसमें से कितने राइडर आपकी पिछली वाली पॉलिसी में थे ये देख लीजिए, क्योंकि जो पिछली वाली पॉलिसी में थे वो आगे रिन्यू किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी पिछली पॉलिसी में वो राइडर नहीं थे तो आगे वाली पॉलिसी में वो राइडर मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं नवीन पॉलिसी का विवरण। अब नवीन पॉलिसी का विवरण यहां से तैयार करना है कि जो नवीन पॉलिसी आप लेने आए हो, आप पैकेज पॉलिसी लेने आए हो कि थर्ड पार्टी पॉलिसी लेने आए हो, ये देख लो, टिक कर लो। वाहन की संभावित आईडीवी, कि वाहन की आज की कीमत क्या है। तो आज की कीमत निकालने का एक फार्मूला है कि जो पिछली आईडीवी है उसमें से न्यूनतम 5% या अधिकतम 10% घटा के कीमत लगाएंगे। यानी कि पिछले अगर हमारी गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए थी तो उसमें से हम कम से कम अगर घटाएं तो 5,000 घटाएंगे, 5%, 5,000 घटाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 10% यानी 10,000 घटाएंगे। तो ये फार्मूला रहता है। घटा तो हम ज्यादा भी सकते हैं, घटाने के लिए वो नियम नहीं है कि हमको 10 ही घटाना है। नॉर्मल लॉजिक यही कहता है कि आप 10% आपको घटाना चाहिए। अगर गाड़ी बहुत मेंटेन है, फुल मेंटेन आपने रखी हुई है तो 5% घटा लीजिए, नहीं तो इस आधार पर भी आपकी पॉलिसी रिजेक्ट की जा सकती है। तो मेरी हर बात पे ध्यान रखिएगा कि उस अब मैं कह नहीं रहा हूं, अगर आपने कहीं गलती की तो पॉलिसी रिजेक्ट की जा सकती है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट कि वाहन की संभावित एनसीबी, आज एनसीबी कितनी देनी है, इसका क्या नियम है। तो भैया एक एनसीबी तालिका होती है, एक ये एनसीबी तालिका होती है जो हमारे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो 0 से शुरू होती है और 50% तक जाती है। ठीक, और नियम एबीसी, ये जो ए बी और सी नियम बताया था ना, ये ए, ये बी और ये सी,
तो एबीसी नियम ये बताया है, इस नियम के हिसाब से आप एनसीबी तय करेंगे। अच्छा, 17 नंबर, नवीन पॉलिसी में उपलब्ध राइडर, कि आप कौन-कौन सा राइडर चाहते हैं। जो राइडर चाहते हैं उसे टिक कर दीजिए, अगर इसमें न लिखा हो तो आप लिख दीजिए, ठीक है? क्योंकि जितने ज्यादा राइडर लेंगे उतना ज्यादा बीमा महंगा होगा। भाई जितनी ज्यादा सुविधा लोगे उतना ज्यादा पैसा दोगे, सीधी सी बात है। 18 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 18 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 18 नंबर पॉइंट कहता है कि वाहन का सर्वे करना है। अब कह रहे हैं कि वाहन का सर्वे करना है, होगा कि नहीं होगा? अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो गाड़ी है उसका फर्स्ट पार्टी बीमा हो, पैकेज इंश्योरेंस हो, तो पैकेज इंश्योरेंस के लिए और ये जरूरी है कि गाड़ी का सर्वे होगा यदि आपकी उपलब्ध पॉलिसी समाप्त हो गई हो तो। अगर उपलब्ध पॉलिसी आपकी खत्म हो गई है और आप थर्ड पार्टी आप कराना चाहते हैं तो सर्वे की आवश्यकता नहीं है, तब सर्वे नहीं होगा। लेकिन आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं तो सर्वे होगा, ठीक है। 19 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 19 नंबर पॉइंट कहता है कि वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर आप लिखिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगी ना, इसलिए। और 20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर कहता है कि वाहन स्वामी का ईमेल, वाहन स्वामी का आप ईमेल लिख के रखिए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको लेना जरूरी है। अब इसके साथ ही साथ आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है कि वाहन स्वामी का पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसको आप इसकी इमेज मंगा के आप रख लीजिए, क्योंकि जब अब तो क्या बोलते हैं, ये आपका आधार और पैन अपलोड होता है ना, तो इसीलिए ये आप पहले से मंगा के रखिए कि अगर आदमी आपका वाहन स्वामी तैयार भी हो गया करने के लिए और आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे आपने सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप ये चीजें सारी देख लीजिए। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात और भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपकी अगर कोई थर्ड पार्टी कराने आया है तो उसकी आईडीवी और एनसीवी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी में हमको आईडीवी और एनसीवी पर विशेष फोकस नहीं किया जाना है, वहां लिया ही नहीं जाता, लिखा ही नहीं जाता। तो थर्ड पार्टी में हमें आईडीवी और एनसीवी का मतलब नहीं होता, फर्स्ट पार्टी में होता है, वहां ध्यान दिया जाना जरूरी है। और अगर नॉर्मली लोगों के पास क्या होता है, ईमेल नहीं होती, तो आप उस पर अपनी जो ऑफिस की ईमेल है वो आप लगा दीजिए, क्योंकि बिना ईमेल लगाए वो जाएगा नहीं। तो ये बातें हैं, इस बातों को आप ध्यान दे के अगर आप करेंगे, बातें तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन इन बातों को आप ध्यान में दे के करेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। हम्म। ये क्यों हो रहा है?
क्या दिक्कत है?